उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका जो है सबसे बड़े बड़े वादे करता था और अपनी तजारत, लेकिन क्या अमेरिका किसी को सिक्योरिटी दे पा रहा है? तजिया निगार ये मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जंग नहीं करेंगे, ईरान पे बमबारी नहीं करेंगे, तो इससे इजराइल की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब अभी इजराइल की तरफ से क्या बयान आया? मिस्टर कर्ट्ज ने कहा कि हम जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आ रहा है? व्हाइट हाउस से बयान आ रहा है कि ईरान पर किसी तरह की बमबारी नहीं की जाएगी। वो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। एक और जो आज हमने स्टोरी चलाई, पूरी स्टोरी आप जाके देखिएगा, लेकिन जब अमेरिकी डेलीगेशन वापस अमेरिका पहुंचा तो जितने अफसरान थे उन्होंने अपने मोबाइल तोड़ दिए, ऐसा कहा जा रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ। बात करूंगा ईरान की, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और इसके साथ ही यूएई की बात करूंगा, भारत, चीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिए कि तीन बड़े शहर, तीन बड़े देश, और तीनों में चर्चा किसका है? स्टेट ऑफ हुर्मुज का। बात किसकी हो रही है? मिडिल ईस्ट की। तीनों शहर, पहला भारत, जहां ब्रिक्स की मीटिंग हुई, जो विदेश मंत्री यहां पे ब्रिक्स के जमा हुए थे, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची थे। इसके साथ ही बात कर लीजिए चीन की। चीन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर, जो लौट गए। और तीसरा, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वो यूएई के दौरे पर थे, अबू धाबी में। उसकी तस्वीरें सब सामने आ रही हैं। ये तीन मकामात और बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियतें, और हर जगह जो चर्चा हो रही है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज। जो चर्चा हो रही है वो ये कि कैसे ये जो जंग हो रही है, या जंग के दहाने पर पूरा मिडिल ईस्ट है, कैसे इसको बचाया जाए। तमाम आप देखिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज की वजह से हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही, मुश्किलात ही मुश्किलात, बहरान, आलमी कसाद बाजारी, ये हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस लौट गए। इजराइल की तरफ से क्या बयान आया? मिस्टर कर्ट्ज ने कहा कि हम जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। अब व्हाइट हाउस से क्या बयान आ रहा है? व्हाइट हाउस से बयान आ रहा है कि ईरान पर किसी तरह की बमबारी नहीं की जाएगी, ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है। अब ये ऐलान कितनी देर तक रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद शरीक हुआ था। सैयद अब्बास अरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां ईरान एम्बेसी में मुनक्किद हुई थी, जिसमें बहुत ही लिमिटेड पत्रकारों को बुलाया गया था, सहाफियों को बुलाया गया था। मैं भी उसमें शरीक हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तकरीबन 15 मिनट की ब्रीफिंग और 20 मिनट के करीब सवाल जवाब वहां पे होते रहे। उसमें यही सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के, यूएई को लेकर के, और ये कि अब अगली पॉलिसी क्या है। देखिए, साफ साफ ईरान ने कहा कि भाई हमारा जो मुतालबा है वो सबको पता है, हमारा मुतालबा जायज नहीं है, दुनिया इस पे गौर कर ले कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए कि किस तरह से हालात जो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जंग नहीं करेंगे, अब तजिया निगार ये मानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम
जंग नहीं करेंगे, ईरान पे बमबारी नहीं करेंगे, तो इससे इजराइल की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब अभी देखिए बयान आया, अब हो सकता है कोई पट्टी फिर इजराइल पढ़ा दे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये तो देखने में आता है ना कि पट्टी पढ़ाने में डोनाल्ड ट्रंप बड़े माहिर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये बेंजामिन नेतन्याहू या जो भी प्रेशर रहता हो, तो अभी आप इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अभी 1 घंटे बाद कोई नया बयान आ जाए कि साहब हम तो ईरान पे अटैक करेंगे, हम तो ईरान पे हमला करेंगे। यानी कोई भरोसा नहीं। और यही बात सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि सबसे बड़ी जो कमी है और सबसे बड़ा जो अमेरिका का नुकसान हुआ है वो ये कि अमेरिका ने पूरे रीजन में अपना एतमाद खो दिया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका जो है सबसे बड़े बड़े वादे करता था और अपनी तजारत, लेकिन क्या अमेरिका किसी को सिक्योरिटी दे पा रहा है? किसकी सिक्योरिटी, किसको सिक्योरिटी मिली? नहीं मिली। ये आज ईरान ने कहा। और ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कही। ईरान ने कहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत को चाहिए कि वो अमन के लिए काम करे, आगे आए, पीस के लिए आगे आए। भारत को चाहिए, भारत में वो अहलियत है, वो ताकत है कि भारत चाहे तो इस खित्ते में अमन आ सकता है और भारत इसके लिए कोशिश करे। उन्होंने डिमांड की कि ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, तनाजा चल रहा है, इसमें भारत को चाहिए कि वो इसमें आगे आए और इसको देखे। तो ये आज ईरान की तरफ से बयान बाकायदा दिया गया है। तो अब आप देखिए, ये एक एक चीज करके मैं पेश करूंगा, और क्योंकि बहुत ही बड़ी अपडेट्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, और ये सारी अपडेट्स जो हैं वो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। एक और जो आज हमने स्टोरी चलाई, पूरी स्टोरी आप जाके देखिएगा, लेकिन जब अमेरिकी डेलीगेशन वापस अमेरिका पहुंचा तो जितने अफसरान थे उन्होंने अपने मोबाइल तोड़ दिए, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने अपने लैपटॉप सबको हटा दिया। उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चिप इसमें लग गई हो। यानी इतना खौफ, इतना डर क्यों? ऐसा क्यों, इतना डर क्यों है? तो लेकिन ये डर हम देख रहे हैं कि अमरीकियों में है, मौजूद है। तो ये आप देखिए, अब मैं सबसे पहले देखिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के तय सद्भावना दिखाने के लिए, यानी आज ईरान के साथ जंगबंदी पर सहमति जताई और फारस की खाड़ी में वाक़ई इस देश पर किसी भी तरह की और बमबारी से इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि चीन के सदर यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होर्मुज को खोलने के हक में हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था। 8 अप्रैल से हमले तब रोक दिए गए थे जब युद्धरत पक्षों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, और उसके बाद उस पर बातचीत भी हुई थी। हालांकि बातचीत जो है वो पूरी नहीं हुई। अब यहाँ ट्रंप ने चीन से अमेरिका लौटते समय एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कहा, हमने दूसरे देश के अनुरोध पर युद्ध विराम किया, मुझे इससे बहुत फायदा होता, लेकिन हमने पाकिस्तान के तय सद्भावना दिखाने के लिए ऐसा किया। फिर अब ये सारा कुछ पाकिस्तान पे झोंक दिया, पाकिस्तान पे डाल दिया। फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों ही शानदार लोग हैं। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने और तेहरान द्वारा वर्षों से संचित समृद्ध यूरेनियम को वापस लेने के अपने संकल्प को दोहराया, लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार किया। जहां तक बम बनाने की बात है तो ईरान का कहना है कि भाई बम तो हम बना ही नहीं रहे, परमाणु बम हम कहां बना रहे हैं, तो बार बार उसका जिक्र क्यों? अब यहाँ पे एक और अहम खबर आ रही। हंडाला ने यूएई इजराइल की दोस्ती कराने वाले नेटवर्क का किया पर्दाफाश। अब यहाँ पे देखिए, हंडाला जो है उन्हें यूएई और
इजराइल के दरमियान कैसे रिश्ते हुए हैं, क्या चल रहा है, उस पर उन्होंने अब बड़ी बात की है। अब यहाँ पे एक और जो हमारे वजीर आजम है, तेल एलजेपी एलपीजी और $5 अरब का निवेश, पीएम के यूएई दौरे से भारत को क्या मिला, अभी उसकी खबर तफसील आ रही, जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम खबर ये आ रही है कि किस तरह के दावे जो है अंडाला कर रहा है, उसका भी जिक्र कर देते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। ईरान के हैकर ग्रुप अंडाला ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने इजरायली वजीर आजम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यूएई दौरे का प्लान बनाने वाले और अब्राहम अकॉर्ड के प्रमुख रचनाकार सैमुअल शे के खुफिया नेटवर्क को हैक कर लिया है। ग्रुप ने उनके संपर्क और नेटवर्क से जुड़े 265 पन्नों के दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए हैं। अंडाला के मुताबिक सैमुअल शे इजराइल और खाड़ी देशों के बीच चुपके से होने वाले आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों के मुख्य दूरी है। मरकज जो है वहां पे एक मरकज है। उन्होंने गल्फ टेक्नोलॉजी सिस्टम जैसी कंपनियों के जरिए एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है जो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, निवेश, खेती और अहम बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं चला रहा है। ग्रुप का आरोप है कि ये नेटवर्क भ्रष्टाचार, काले धन को साफ करने और क्षेत्र के लोगों को दबाने के लिए इजरायली सुरक्षा तकनीकों के ट्रांसफर में लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए, अब ये चीन का भी जिक्र आ रहा है। यहाँ पे अंडाला की ओर से जारी किए गए दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि सैमुअल शे ने दोषी ठहराए गए दलाल और वित्तीय अपराधी जेफरी एप्स्टीन को अमीराती कारोबारी सुल्तान अहमद बिन सुलैम से मिलवाया गया था, जिसके बाद अमीराती लोग एप्स्टीन के जाल में शामिल हुए। ग्रुप का आरोप है कि इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने इस रास्ते का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया है। इसके अलावा दस्तावेजों में शे के लेबनान में हिजबुल्लाह की संपत्ति जब्त करने और उनके तय प्रतिरोध को कमजोर करने में भूमिका होने का भी दावा किया है। ग्रुप ने कहा कि उसने इस नेटवर्क से जुड़ी वित्तीय गुप्त जानकारी प्रतिरोध का यहाँ पे प्रतिरोध का समर्थन करने वाले देशों को दे दी है। ये इनका दावा है। तो ये आप देखिए, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है और ये अंडाला ने बड़ा दावा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और इसमें एप्स्टीन में किस तरह से यूएई के लोग शामिल हो गए और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया, तो क्या ये माना जाए कि ये जो यूएई पर इतना प्रेशर है ये एप्स्टीन का प्रेशर है? क्या माना जाए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे जो इतना प्रेशर है, क्या ये एप्स्टीन का फाइल है? या एप्स्टीन की फाइलें कहां तक फैली हुई हैं? जेफरी एप्स्टीन असल में है क्या? तो अब यहाँ पे देखिए, बड़ी क्लियर तस्वीर सामने आ रही है और मैं इसीलिए एक एक करके अब यहाँ पे देखिए, ट्रंप शी जिनपिंग समिट, चीन की ताइवान पर अमेरिका को चेतावनी, क्या भारत के लिए बजी खतरे घंटी? अब यहाँ पे देखिए, अभी चीन से निकले कितना वक्त हुआ होगा डोनाल्ड ट्रंप? अब मैं बार बार जो बात कहता था कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो यहां चुहिया भी नहीं निकली, बिच्छू निकला है ऐसा लग रहा। खोदा पहाड़ तो निकला बिच्छू, और बिच्छू काटेगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो बिच्छू है चीन। चीन का बयान आ गया, ये हिंदुस्तान के अखबार लिख रहे हैं। ट्रंप शी जिनपिंग समिट, चीन की ताइवान पर अमेरिका को चेतावनी। अब यहाँ पे अब देखिए, चेतावनी शुरू हो गई। अभी तक चाय पे चर्चा, और मैं एक डिबेट में भी सुबह गया था सॉरी, उस डिबेट में कहा कि साहब वो चीन और अमेरिका अगर साथ आ गए तो ईरान की तो बैंड बच जाएगी। अब बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, क्यों आ जाएगा? चीन पागल है। चीन क्यों? चीन ये चाहेगा कि अमेरिका जो है अपने आप को विनर घोषित कर दे। भाई कैसे विनर घोषित करवा देगा चीन? आप बताइए। अरे भाई, चीन तो चाहता है कि इनकी हैसियत दो कौड़ी की हो जाए। और शी जिनपिंग ने कहा भी
शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहा कि भाई अब अमेरिका की पावर जो है वो कम हो रही, कमजोर हो रही है, सामने उनके कह दिया। अब जब ये बयान सामने दे दिया, इनकी किरकिरी हुई डोनाल्ड ट्रंप की। अब जब किरकिरी हो रही तो पता है क्या कह रहे, ये हमारे दौर की बात थोड़ी कर रहे थे शी जिनपिंग, वो तो जो बाइडेन के दौर की बात कर रहे थे, उस वक्त हालात खराब थे, अब तो बड़े अच्छे हालात है। अच्छा, यानी पेट्रोल कीमत $1 से $3 पहुंच गई, वहां किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बेरोजगारी जो है वहां पे तेजी से, महंगाई आसमान छू रही, इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो बहुत मतलब जो बाइडेन के दौर की बात हो रही थी। भाई जो बाइडेन के दौर में ऐसा क्या था बताइए? आपने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा बिजनेस खुलवा दिया, क्या है? आपने तो जंग को बढ़ा करके पूरे मिडिल ईस्ट को तहस नहस कर दिया। कोई आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है आज की तारीख में। तो ये आपने क्या किया? तो यहां पे बहुत क्लियर कट तस्वीर जो है वो सामने है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब यहां देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी नेता के तय सम्मान जता रहे थे, वहीं शी जिनपिंग ने गुरुवार को ताइवान पर अमेरिका को चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने चीनी नेता को महान बताया और शानदार भविष्य की कामना की, लेकिन शी जिनपिंग ने इसके बिल्कुल उलट चेतावनी दी कि अगर अमेरिका चीन की शर्तों को नहीं मानता है तो उसे जंग का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने ताइवान को, अब आप यहां पर रुक जाइए, अब देखिए खुद चीन अमेरिका से जंग करना चाहता है। अब ऐसे में अगर फ्री में ईरान जंग लड़ रहा है चीन के लिए, तो भाई चीन क्यों रोकेगा? और चीन ने इसीलिए कहा कि भाई ऐसा है, हथियार हथियार सब जाते रहेंगे, सब बेकार की बातें हैं, सब हम हथियार भेजते रहेंगे। नंबर एक। नंबर दो, कहा कि भाई हमारे रिश्ते तो ईरान से बहुत कदीम है, तो ऐसे कैसे कि उनसे रिश्ते खराब हो जाएंगे? ये मुमकिन नहीं। फिर तीसरी बात कही चीन ने, शी जिनपिंग ने, कि भाई ये जो शर्तें हैं ईरान की तो बिल्कुल ठीक है, जायज है, और स्टेट ऑफ हुर्मुज पे तो उसका हक है। अब आप बताइए इसमें क्या आप देख रहे हो, क्या क्या है ये? इसको किस तरह से देखा जाएगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं, मुझे लग रहा है जिसपे गौर करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम यहाँ पे देख रहे। तो मैं कुछ और, तो कुछ और यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं, मैं उनका भी जिक्र कर देता हूं, और उसके बाद हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे और वो उनसे फिर हम बातचीत करेंगे। अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, आप राशिद साहब जुड़ेंगे, और फिरोज बख्श साहब, और उनसे हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट्स है वो हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं, और अपडेट्स आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छा, थोड़ा से हम चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का रुख कर लें। मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अभी जो अपडेट है वो ये कि नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल गाजा के 60% हिस्से पर कंट्रोल रखता है। जो युद्ध बंदी यानी जंग बंदी की सीमाओं का उल्लंघन है, यानी खिलाफ वर्दी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है, इतना कब्जा कैसे? अच्छा, ये बयान किसने दिया? खुद इजराइल की तरफ से ये बयान दिया गया। अब जब इजराइल की तरफ से बयान दिया गया तो अब उस पर सवाल खड़े हो गए कि भाई ये कैसे मुमकिन है, और ये बयान आया क्यों आया, क्यों इस तरह का बयान दिया गया? अब ये खुद अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये जंगबंदी के खिलाफ वर्दी नहीं है कि एक तरफ जंगबंदी है और दूसरी तरफ आप कब्जा करते चले जाइए। किस पे? गाजा पे। क्यों आप गाजा पे कब्जा करेंगे? क्यों कब्जा करेंगे? दूसरी चीज ये आज आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि हिजबुल्लाह ने आज बहुत बड़े अटैक किए हैं, मिसाइल से अटैक किया। आप सोचिए, हिजबुल्लाह के बारे में ये राय दी जा रही थी कि साहब हिजबुल्लाह जो है वो तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह तो बचा ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा रिपोर्ट दी जा रही थी कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, वो बचा ही नहीं। अच्छा, अब हिजबुल्लाह खत्म हो गया तो आप बताइए ये आज जो मिसाइल दागी गई है वो क्या था? वो क्या था? ये कोई इस पे जवाब देगा?
अब एक खबर और देखिए यहाँ से आ रही है, जो गाजा से आ रही है। इजराइल ने गाजा में हमास के सरकर्दा रहनुमा को फदाई हमले में निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि उसने गाजा की पट्टी में हमास के सबसे सीनियर अस्करी रहनुमा अजुद्दीन अल हद्दाद पर गाजा में हमला किया है। अल हद्दाद की हालत के बारे में फौरी तौर पर कोई मालूमात दस्तयाब नहीं थी और ना ही हमास की जानिब से कोई रद्दअमल सामने आया है। इजराइल ने कहा कि इसे यकीन है कि वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जेर कयादत जनूबी इजराइल पर हमलों के मेमारों में से एक है और उसने इसे अपनी इंतहाई मतलूब फेहरिस्त में शनाख्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब इलेक्शन वहां पे डिक्लेयर होना है। कहाँ पे? ये इजराइल में अक्टूबर में वहां पे जो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और वहां पे सारी पार्टियां इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में इस तरह की खबरें तो आती रहेंगी ना कि हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब अभी तक तो वहां कह रहे थे कोई बचा ही नहीं। अब कह रहे साहब 23 अक्टूबर वाले में तो ये बड़े अहम लोग थे और वही बचे हुए थे। अब ये क्या है? अब ये इस बयान को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव कैसे जीता जाए, इलेक्शन कैसे जीता जाए, ये असल में मकसद है। और इसलिए 60% कब्जा हो गया। लीडरान जो है हमास के मारे जा रहे हैं। भाई हमास खत्म हो गई क्या? आप क्या कह के गए थे? इजराइल ने जंग क्या कह के जंग शुरू की थी कि 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हम हमास का सफाया कर देंगे। और आज भी हमास जो है 3 साल भी वहां स्टैंड कर रही। हमास की हुकूमत चल रही। आपको हैरत होगी, गाजा में हुकूमत चल रही। अच्छा, हुकूमत कैसे नहीं चलेगी? आप बताइए। 20-22 लोग, 20-22 लाख लोग क्या बगैर किसी इंतजामिया के वो रह सकते हैं? क्या बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के इतना बड़ा शहर वो उसे चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। अब यहाँ एक और खबर जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, यहाँ पे ट्रंप का कहना है कि सऊदी चीन के सदर शी के साथ बातचीत के बाद किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर शी जिनपिंग की मेजबानी में चीन का अपना सरकारी दौरा खत्म करते हुए कहा कि ईरान और अबनाए हुर्मुज से मुतालिक तजारती मुआहदे और मुआहदे हासिल हो गए हैं, यानी काफी हमें फायदा हुआ है और इस पे काफी बातचीत तय हो गई है। चीन उसमें हमारे साथ खड़ा है, ये उनका दावा है। ताम तजारत यहाँ पे टेक, इसके अलावा यहाँ ताइवान पर कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। दोनों फरीकैन ने इस्तेहकाम के लिए बातचीत पर जोर दिया है कि बातचीत जरूरी है और इसको अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मानना ही पड़ेगा। न मानने का कोई सवाल ही नहीं है। इनको जो है कबूल करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि हमने जब शुरू में कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कहा है कि भाई हम जंग वंग नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल जंग नहीं करनी, हम कोई एयर स्ट्राइक या बम नहीं बरसाने जा रहे हैं ईरान पे। यानी अगर जंग हुई तो सबको पता है, क्योंकि ईरान ने अपने आप को फिर मजबूत कर लिया, ईरान फिर स्ट्रांग हो गया है। अब ऐसे में अगर जंग शुरू होती है तो सीधे सीधे अमेरिका को नुकसान होगा और इजराइल को भी भारी नुकसान होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो इजराइल बार बार कह रहा है ना कि हम हमला करेंगे, हमला, अरे करो हमला, हमला कर दीजिए आप। है? सारी दुनिया ये चाहती है कि जंग रुके, इजराइल को जंग में मजा आ रहा है। इजराइल जंग करना चाहता है, हमले करना चाहता है, भाई करो हमला। फिर क्यों फिर आप मदद मांग रहे हो दुनिया भर से? क्यों आप अमेरिका की तरफ देखते हो? भाई करो हमला, मार दो, ईरान को खत्म कर दो। अब वो दौर चला गया। अब एयर स्ट्राइक इतनी आसान नहीं है ईरान पे। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास भी हो गए और ऐसे ऐसे हो गए कि F-35 और F-16, F-15 को मार गिरा रहे हैं। तो अब इतना आसान नहीं कि गए आप और साहब गए और वहां बम बरसा के चले आए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप भेज के देखिए, ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर कट मैं यहाँ पे देख रहा हूं। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कई साथी भी जुड़ गए हैं।
अभी हमारे गेस्ट नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों ताखीर हो रही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं अब्दुल माजिद, ब्रिक्स सम्मेलन फेल, वहां पे फेल फेल गया, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, फाल गया या क्या लिख रहे हैं। बहरहाल सही से लिख दीजिए माजिद साहब अगर लिख रहे हैं तो। जयदीप साहब ने कहा यहाँ पे परवीन गुलबशम लिखा है कि अमेरिका का अच्छा, यहाँ पे अमेरिका का चीन जाना असफल हुआ और इंडिया में भी बैठक का सामूहिक बयान जारी नहीं किया गया, मगर ईरान के विदेश मंत्री ने यूएन और अमेरिका की दहशतगर्दी की आलोचना की, उसकी मजम्मत की। और आज जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके था और इस बात का है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले। रेशमा बानो ने लिखा है यूएस स्टेटेड लिविंग बेसिस, ये उन्होंने कहा है। तो आप देखिए इस पे और क्या पेशरफ्त होती है। हिब्रू मीडिया के हवाले से खबर जो लिखी है, मैं आगे आ रहा हूं, आगे आता हूं। यहाँ पे हिब्रू मीडिया, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अपने पिता से भी अधिक कट्टरपंथी हैं और कहीं कोई भी रियायत वो देने को तैयार नहीं है, यानी किसी तरह का कोई समझौता वो करने वाले नहीं है। आर पार का मामला वहां पे है। तो ये मुश्तबा खामनाई के बारे में कहा गया है। यहाँ आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए 10 ड्रोनों में से 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया, बाकी 8 खाली जगह में गिर गए। क्या मूर्खता है, ड्रोन भी खाली जगह गिरते हैं क्या? लेकिन अब इनका कहना है कि साहब ड्रोन जो है वो खाली जगह गिर गए, तो अब ठीक है आप कह लीजिए। इसके अलावा यहाँ जदीद साहब लिखा है कि कॉमेडी ट्रम्प के हवाले से कि हम ईरान में ब्रिज और पावर प्लांट बचा सकते हैं या हम 2 दिन में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहना है इनका। इसके अलावा यहाँ पे TV9 भारतवर्ष पर गए थे, मैंने देखा आपको, अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं कि हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, आपने देखा तो। इसके अलावा यहाँ 40 घंटे के अंदर 20 हमले हुए इजराइल पर। हिजबुल्लाह ने आज बहुत बड़े हमले की, कई मिसाइल दागे हिजबुल्लाह ने, और इनको ये एक्सपर्ट जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सके। तो और उसका जिक्र नहीं कर रहा है इजराइल कि कितने जो है हमले हुए हैं, अभी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं फिरोज बख्त साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ। फिरोज बख्त साहब, यहाँ पे उनका नेटवर्क जो है असल में इतना कमजोर रहता है, लग रहा है वो भी उम्र रसीदा हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे ये अब्दुल माजिद लिख रहे हैं आई एम राजस्थान झालावाड़ अकेरा से, बहुत अच्छी बात है। तो मैं और कुछ अहम खबरों की तरफ बढ़ता हूँ और उसका जिक्र करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो एक तो बमबारी से इनकार कर दिया है, और ताइवान की बात भी आ गई है। इसके अलावा देखिए मैं आपको ईरान से डर या बड़ी तैयारी, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिर जंग क्यों नहीं हो रही। देखिए अभी तक क्या चल रहा था कि और ईरान यूएई और ईरान, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यूएई और ईरान मिलकर के हमला करेंगे। किस पे हमला करेंगे? वो हमला करेंगे ईरान पे। इसका ऐलान भी हो गया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना इतना आसान है? भाई कैसे हमला हो सकता है, आप बताइए जरा। ये अटैक होगा तो होगा कैसे? क्या फिर मैं वही कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, यूएई भी डर रहा है। अभी देखिए यूएई के ताल्लुक से एक बयान आया कि बेंजामिन नेतन्याहू जंग के दौरान गए थे यूएई। अब यूएई जो है वो घबरा गया, उसने कहा ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अब उनकी तरफ से कहा गया। अब ये क्यों घबरा गए, क्या इसकी वजह है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा कहा जा रहा है।